नमस्कार दोस्तों। तो इस कोर्स को हमने कुछ इसी तरह बनाने की कोशिश की है कि ये लगभग सिर्फ प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षकों की चयन परीक्षा हो रही है उसके लिए ही नहीं, बल्कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शालाओं के लिए भी जो शिक्षकों की नियुक्तियां होती है उसमें भी काम में आए। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस, प्राथमिक शिक्षक के लिए जो सिलेबस है मध्य प्रदेश में जो परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं उसके आधार पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी स्टडी किया जाना जरूरी है। इस पर कुल 15 प्रश्न होते हैं। एक एक पॉइंट्स को देखते हैं कि हम किन किन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। पहला, गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करना। दोस्तों, जितने भी पेडागोजिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, चाहे सब्जेक्ट के हो अथवा सीडीपी में हो, इसमें से कम एक प्रश्न जरूर होता है चिंतन एवं तर्क शक्ति पर निर्भर करता हुआ। तो बच्चों में चिंतन शक्ति कैसे विकसित हो, तर्क शक्ति कैसे विकसित हो, इसलिए गणित के कंटेंट्स जो बनाए जाते हैं ना, उसमें कई कंटेंट्स इसी कारण शामिल किए जाते हैं कि बच्चों में तर्क शक्ति का विकास हो। अर्थात अमूर्त यदि जब तक नहीं होगा तब तक उसे मूर्त नहीं बनाया जाएगा, और यदि अमूर्त कोई अवधारणा दी है, अमूर्त कोई कंटेंट्स दिया है, तो उसे मूर्त बनाने के लिए लॉजिकल पावर होना बहुत जरूरी है और थिंकिंग पावर होना बहुत जरूरी है। तो ये कैसे विकसित किया जाए, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पाठ्यक्रम में गणित का क्या स्थान है। कई तरह के सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं और कई बार अलग अलग समितियों ने जो बात की है कि भाई स्टूडेंट्स को गणित विषय बहुत कठिन लगता है, तो ऐसा क्या कारण है कि गणित कठिन लगता है और उन कारणों को कैसे दूर किया जाता है। तो पहले कारण जानना और उसके बाद में उन कारणों को दूर करना। तो ये सारे के सारे काम चूंकि ट्रेनिंग सेशन के दौरान होते हैं, लेकिन हम चूंकि यानी टेट एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए हमें पहले से इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि गणित वाकई में पाठ्यक्रम में क्या स्थान रखता है और वहां पर हम इन समस्याओं को कैसे हल करें। इसके बाद हम स्टडी करेंगे या डिस्कस करेंगे गणित की भाषा का। दोस्तों, जब एक व्यक्ति दूसरे से कम्युनिकेट करता है तो किसी न किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। वो वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। ठीक इसी तरह गणित की भी अपनी भाषा होती है, अपनी लैंग्वेज होती है। जब कोई किसी से बात करता है ना, तो बात करते समय जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उनको यदि ऑन द पेपर यदि उसको प्रिजर्व करना हो, लिखना हो, तब उस समय कुछ विशेष तरह के संकेतों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि किसी ऐसी ध्वनि को या किसी ऐसी बात को अगर पिक्चराइज करते समय कुछ विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे लैंग्वेज कहते हैं। तो बस गणित की भी अपनी एक भाषा होती है जिसको सीखना समझना बहुत जरूरी होता है। यदि बच्चों के सामने हम सीधे सीधे इस बात को लेकर चले जाएं कि सीधे हम प्रश्न देने लग जाएं और इन बातों की तरफ ध्यान ही न रखें, तो ये गणित को अच्छी तरह अध्यापन कार्य किया जाना संभव नहीं होता। इसलिए इस पर भी डिस्कस किया जाता है और ये सिलेबस में शामिल किया गया है। अगला, प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण एवं उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना। तो दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ शैक्षिक सहायक सामग्री के बारे में बात है जिसे टीएलएम कहते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि जो टीएलएम बनाए जाते हैं, टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिस पर टीएलएम तो आसानी से बनाए जा सकते हैं, जैसे कि ज्योमेट्रिकल जो पोर्शन होता है उसमें आप पिक्चर्स बना सकते हैं, लेकिन कुछ भी टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिस पर टीएलएम किस तरह बनाया जाए ये याद ही नहीं आता। तो इस तरह इस क्षमता का विकास किया जाना बहुत जरूरी है कि टीएलएम कैसे बनाया जाए और उसके बाद उसका उपयोग कैसे किया जाए। और इन सब के अलावा देखते हैं परिवेश आधारित, अर्थात आसपास जो वातावरण है वहीं से हम वस्तु में ले, वहीं से सामग्री उठाएं और बेहतरीन टीएलएम बनाएं। गणित को पढ़ाने के लिए जैसे सबसे शुरुआत में अगर हम बात करें संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इसके लिए जो अबेकस का निर्माण हुआ था वो टीएलएम, वो सबसे पहला टीएलएम था किसी संख्याओं को जोड़ने के लिए। अब उसके बाद चूंकि बहुत सारी चीजें आ गई हैं, हम ये सोच सकते हैं कि भाई चलिए गणित में तो बहुत सारे टीएलएम बन जाएंगे, लेकिन दूसरे विषय में कैसे बनाएंगे। भाई आप एक बार सोच कर देखें, क्या हिंदी में टीएलएम बनाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बनता है। हिंदी में कई तरह के टीएलएम बनते हैं, जितने विषय हैं सभी में बनते हैं। अब हमें पेडागोजी में टीएलएम बनाना है, लेकिन पेडागोजी किसकी? मैथ्स की। तो इस तरह की क्षमता का विकास किया जाना शिक्षकों में नितांत आवश्यक होता है। इसलिए इस विशेष बिंदु को, इस विशेष पॉइंट को सिलेबस में शामिल किया गया है। आगे, मूल्यांकन की नवीन विधियां। मूल्यांकन यानी असेसमेंट, साल भर या फिर महीने भर टीचिंग करने के बाद में उसका मूल्यांकन करना, उसका असेसमेंट करना, तो उसकी नई नई तकनीकें आ रही हैं, क्योंकि हर किसी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी, हर सब्जेक्ट में भी लगातार रिसर्च हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं, तो नई नई विधियां भी सामने आती हैं। पुरानी कई बाबा आदम के जमाने की विधियों का अगर हम आज भी इस्तेमाल करेंगे तो वो बिल्कुल सार्थक नहीं है। आज के परिवेश में, 21वीं सदी के इस युग में गणित को पढ़ाने की नई नई तकनीकें हैं, और सिर्फ पढ़ाने की नहीं बल्कि अलग अलग चैप्टर्स को, अलग अलग टॉपिक्स को हम अपने अपने तरीके से डिस्क्राइब करें, और स्टूडेंट्स करते हैं, उन बातों को समझते हैं। इसलिए नवीन विधियों की जानकारी होना शिक्षक को बहुत जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं निदानात्मक परीक्षण व पुनः शिक्षण। दोस्तों, यहाँ पर ये वाक्य तो बड़ा छोटा सा है, लेकिन इसमें बहुत अधिक बातें छिपी हुई है। निदानात्मक परीक्षण, अब दोस्तों निदानात्मक शिक्षण भी होता है और निदानात्मक परीक्षण भी होता है। अब निदानात्मक परीक्षण का अर्थ क्या हुआ? यानी हम बाद में टेस्ट लें, एक बार हमने टेस्ट लिया,
और उसमें हमने कुछ गलतियां पाई बच्चों में। उसके बाद हमने फिर से उन्हें पढ़ाया। तो जब उन्हें पढ़ाएंगे, जो जिस स्थान पर वो गलतियां कर रहे हैं उसे हम निदानात्मक शिक्षण कहेंगे, यानी कि रेमेडियल टीचिंग। लेकिन उसके बाद में फिर से उन चीजों का परीक्षण करेंगे, उन चीजों का टेस्ट लेंगे जो उन्होंने इसके पहले वाले टेस्ट में गलतियां की थी, तो इसे कहेंगे निदानात्मक परीक्षण। तो इसमें 2-3 बातें एक साथ शामिल होती हैं। इसके बाद आता है पुनः शिक्षण, अर्थात किसी एक बात को यदि वो सक्सेस नहीं होते स्टूडेंट्स, तब उनके फिर से उन बातों को समझाया जाए, दूसरी तकनीक से समझाया जाए, दूसरी तकनीक से उन्हें उस बात को समझाने के लिए क्रियाकलाप किए जाएं। तो ये कहलाता है रीटीचिंग। तो इस तरह की क्षमता का विकास किया जाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट कर लिया, कहीं कुछ किसी पुस्तक में लिखा है और हमने बस उसको कॉपी कर लिया, हम अपनी तरफ से कुछ ना करें। तो दोस्तों, यहाँ पर कुल मिला के बात यह है कि हम अपनी तरफ से इनोवेशन करें, इनोवेट करें। आप जब भी कभी कोई चीज देखें ना, विशेषकर जब गणित आप पढ़ें, तो निश्चित तौर पे सिर्फ वीडियो देख लेना और सुन लेना ये पर्याप्त नहीं होता। आप पेपर पेन लेकर बैठें, और बगैर पेपर पेन लिए हम कुछ भी इनोवेशन नहीं कर सकते। आप करने की कोशिश करें। हमने जितने भी कोर्सेज बनाए हैं उसमें कई तरह के जो डायग्राम्स हैं हमने अपनी मर्जी से बनाए हैं, हमने कहीं से कॉपी नहीं किया है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि हम ऐसा सोचें कि हम अपने तरीके से कोई डायग्राम बनाते हैं, अपने तरीके से कोई यदि डेफिनेशन लिखते हैं, तो वो गलत हो जाएगी। बिल्कुल गलत नहीं होगी। यदि आपके पास पर्याप्त तर्क है, यदि आप में क्षमता विकसित हो चुकी है, तो निश्चित तौर पर आप जो भी डायग्राम बनाएंगे या फिर जो भी डेफिनेशन लिखेंगे वो सही होगी। अगला पॉइंट, गणित शिक्षण की नवीन विधियों का कक्षा शिक्षण में उपयोग करने की क्षमता। अब गणित शिक्षण की यानी टीचिंग करने की जो नई विधियां होती ना, उसका कक्षा शिक्षण में उपयोग करें। कैसे उपयोग करें, तो इस बात की भी जानकारी शिक्षकों को होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस कोर्स में हम इन सारे बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे और विस्तार से करेंगे। लेकिन विस्तार से अर्थ इसका ये नहीं है कि बहुत एक मोटी पुस्तक को हम पूरा उसको रीड कर दें, बल्कि इसको सारगर्भित तरीके से हमने बना लिया है और उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे इस तरह की सहज और सरल भाषा में कि आप उस बात को अच्छी तरह समझ जाएं। तो दोस्तों, ये सिर्फ मैं एक तरफा नहीं करना चाहता, बल्कि इस कोर्स को मैं इस तरह आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहता हूं कि इसमें किसी भी चैप्टर्स को, किसी भी टॉपिक को आप स्वयं भी इनोवेट करें, स्वयं भी उस पर लॉजिक करें, स्वयं भी उस पर चिंतन करें। और किसी भी तरह की कोई ये समस्या यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ, हमें यहाँ पर इस तरह की बातों को कैसे करना है, तो हम उसके लिए जरूर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप कमेंट्स इस तरह की बातों का जरूर करें। तो मिलते हैं इन सारी बातों को डिस्कस करने के लिए अगले लेसन से शुरुआत करते हैं। तो बी पेशेंस और धैर्य के साथ में और उत्साह के साथ में, एक्साइटमेंट के साथ में हम इस कोर्स को शुरू कर रहे हैं। तो प्लीज इस कोर्स को पूरा देखने के बाद में आप यदि जो मैथ्स के पेडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं ये पूरी तरह अच्छी तरह 100% हल कर लेंगे, क्योंकि गणित के शिक्षक के मामले में एक बात कही जाती है कि या तो वो पूरी तरह सही होता है या तो पूरी तरह गलत होता है। यहाँ पर परसेंटेज वाली कोई बात नहीं होती है। जिस तरह की प्रोबेबिलिटी होती है या प्रायिकता होती है, किसी भी चीज की प्रायिकता, एक सिक्के को यदि उछाला जाए तो उसका हेड आएगा या टेल आएगा, उसकी प्रायिकता या तो 100% होती है या तो नहीं होती, या तो 1 होती है या तो 0 होती है। तो दोस्तों, गणित में भी ऐसा ही होता है। इसमें संदेहास्पद बातें बिल्कुल नहीं होती हैं, बिल्कुल स्पष्ट होती हैं, साफ सुथरी होती हैं और तर्कों पर कसने के बाद में ही उसका रिजल्ट आता है। तो मिलते हैं अगले लेसन में, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।